नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं डिजाइना न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है। लगातार 28 उपचुनाव क्षेत्रों से हम आपको ताज़े अपडेट्स दे रहे हैं और फिलहाल का सबसे बड़ा अपडेट्स ये है कि भांडेर विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रक्षा और कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के बीच में काटा पकड़ मुकाबला चल रहा है। लगभग बराबर वोट दोनों के चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि जब आखिरी हार जीत का फैसला होगा तो शायद ये फैसला कुछ वोटों से होगा। 100-200 वोटों की हार जीत होगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नज़दीकी नेक टू नेक फाइट इस वक्त भांडेर में देखने की चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में अपना खाता खोल लिया है। मांधाता सीट भारतीय जनता पार्टी के नारायण सिंह पटेल ने एक बड़े अंतर से जीत ली है। मेरे साथ दो नए मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व संगठन मंत्री, पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे जी, जिनको आपने अभी 2-3 दिन पहले भी हमारे साथ सुना था, जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 20 के लगभग या 20 से ज़्यादा सीटें आएंगी। उनकी भविष्यवाणी पूरी तरह से सही साबित होती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा, जो अपने लेखनी के लिए और अपनी राजनीतिक टिप्पणियों के लिए पूरे प्रदेश में मशहूर हैं। आप दोनों का स्वागत है। मोघे जी, जब आप मेरे साथ 4 दिन पहले इसी स्टूडियो में बैठे थे तब आपने कहा था कि हम 20 या उससे ज़्यादा सीटें जीतेंगे। 20 की आपने गारंटी ली थी और आपने, मुझे याद है, आपने कहा था कि 3 सीटों पे हमारा नज़दीक का संघर्ष बसपा से है, तो उस हिसाब से भी हम 1-2 आगे आ सकते हैं। ये एग्जैक्ट फिगर आपके पास कैसे था, या ये आपका एक तुक्का है कि आपने भविष्यवाणी करी और सही साबित हो गई, या आपका आकलन था? ये आकलन था और चुनाव को मैंने जिस नज़रिए से देखा, क्योंकि जो 2-3 जगह में चुनाव के दरमियान गया और जिस समय कमलनाथ जी की सरकार गिर के शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए थे, उस समय मैंने ग्वालियर संभाग के भी कुछ लोगों से बातचीत की और बाकी स्थानों के भी लोगों से बातचीत की, तो ध्यान में आया कि लोगों के मन में जो विचार है वो तीनों सरकारों का कार्यकाल उनके सामने है और विश्लेषण उसका कर रहे हैं। तो मैंने बीजेपी की केंद्रीय और हमारे राज्य यूनिट से भी कहा कि इस चुनाव में हमने इस मुद्दे को बनाना चाहिए कि हमने 10 वर्ष तक दिग्विजय सिंह की सरकार देखी, 15 साल तक बीजेपी की सरकार देखी और 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार देखी। तीनों की समीक्षा हमने जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए और मैं समझता हूं कि जनता अगर उसकी समीक्षा करेगी तो उसका रुझान हमारी ओर आएगा और उसका प्रयोग मैंने बदनावर के अंदर किया। और बाद में मानधाता भी मैं जो गया, सावेर भी जो गया, उसमें भी मैंने जब इस विषय को रखा तो ये ध्यान में आया कि लोग इस इशू के ऊपर बहुत आसानी से आ रहे हैं और वास्तव में ये चुनाव 2 लोगों के बीच का नहीं था, ये 2 सरकारों के चयन का चुनाव था। और इसलिए आप देखेंगे कि एक से परिणाम हमको सब जगह दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने 15 महीने की सरकार को रिजेक्ट किया है और 15 साल की सरकार के ऊपर सील लगाई है और इसलिए अगर प्रत्याशी को देखते तो शायद कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते थे, किंतु उसको न देखते हुए सरकार को देखा, शिवराज जी को देखा और उसका परिणाम। मोघे जी, आपने ये शुरू में ये माना जा रहा था कि मांधाता सीट बीजेपी के लिए बड़ी कमज़ोर है और शुरू में जो रिपोर्ट्स आ रही थी, इनपुट्स आ रहे थे, वो ये आ रहे थे कि मांधाता सीट जो है वो बीजेपी हार रही है। लेकिन जब मैंने आपसे बात की तो आपने बहुत विश्वास के साथ ये कहा कि मांधाता सीट क्लियर हो गई है और वो क्लियर है। इसका पीछे का समीकरण क्या था? देखिए, बीच में मेरे को ऐसा लगा और लोगों की जो चर्चाओं में से आ रहा था, तो मैं इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा कि यहाँ पे अगर हम साइजेबल आदिवासी का वोट ले जाते हैं तो ये सीट हमारी कंफर्टेबल हो जाएगी। 60,000-62,000 वहाँ पे आदिवासी मतदाता है और इसलिए उसमें प्रयत्न किए और हमारे कुछ पुराने लोग थे, उनमें से एक जनपद अध्यक्ष थी, 4 जनपद के सदस्य थे, उन लोगों को मैंने भाजपा में
प्रवेश दिलवाया और उनका वो अच्छा प्रभाव आदिवासी क्षेत्र के में था, तो मैं उससे इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंच गया कि लगभग 30-35% ये आदिवासी वोट हमको मिलेगा। बाकी भी हमने प्रयत्न किए और इतना मैं वोट मिलने आपको के रोकना बाद चाहूंगा। हमारे साथ तुलसीराम सिलावट नेहरू स्टेडियम से जुड़ रहे हैं, वो हमारे साथ तुलसीराम सिलावट एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, वे जुड़ रहे हैं। एक बड़ी खबर, तुलसीराम सिलावट हमारे साथ आ रहे हैं। अब आप देखिए तुलसीराम सिलावट को स्टेडियम से लाइव। मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर लगभग अब साफ होने लगी है और बात करते हैं सांवेर जैसी हॉट सीट पर, जिस पर सभी की निगाह थी, लेकिन जिस तरह के परिणाम यहाँ पर आए हैं निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, जबकि बीजेपी के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होने का मौका। और तुलसी सिलावट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक लंबा कैंपेन अभियान चला और आखिरकार जिस तरह के परिणाम आए हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं आप सांवेर के अब तक के चुनावी सफर में। ये इतिहास सांवेर की जनता, वहाँ के मतदाता ने रचा है। ये लड़ाई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया संगठन सीओ और ज्योति, फिर हमारा संगठन शर्मा जी जो मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं, साथ में कैलाश जी भी हैं, जो पूरा भाजपा का जो एक शीर्ष नेतृत्व और जिले का और शहर का नेतृत्व, ये जीत उसकी है। साधु और शैतान कैंपेन का एक चला था, क्या उसका प्लस रहा? निर्णय आपके सामने आ गया ना। जो मैंने कहा था, आपको शुरू में से कहा था, जो मतदाता निर्णय करेगा ये उनके ऊपर छोड़ा। ये लड़ाई साधु और शैतान की थी। जनता से प्रमाणित कर दिया कि साधु कौन है, शैतान कौन है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ भी आपको काम करने का मौका मिला था, और उसके बाद जब से बीजेपी में आए, कितना एक बदलाव आप महसूस करते हूँ? पिछली सरकार में मैं था स्वास्थ्य मंत्री। पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कहा कि मिलावट, शुद्ध के लिए युद्ध, मिलावट के खिलाफ सिलावट था। उस पिछली सरकार की एक ही उपलब्धि थी, वो तुलसी सिलावट। और अब आप आने वाले समय में इस तरह के क्या अभियान शुरू करना चाहेंगे और सांवेर के लिए क्या विजन? देखो, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग जो शोषित है, दलित है, पीड़ित है, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। अन्नदाताओं से लेकर, युवाओं से लेकर, बेटी से लेकर, बेरोजगार से लेकर, दलित से लेकर, जो मध्य प्रदेश की आत्मा, आदिवासी, व्यापारी, सबका ध्यान ये सरकार मुख्यमंत्री जी के शिवराज जी के नेतृत्व में हम रखेंगे। हमने देखा कि इस चुनाव में भाषाई मर्यादा भी काफ़ी टूटती हुई दिखाई दी। आप खुद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस स्ट्रेटेजी का शिकार होकर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने चुनाव पूरी तरीके से अलग अंदाज में लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। ये तो कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया। एक मुख्यमंत्री हमारी इस बेटी की पूजा करता है, शिवराज जी, कमलनाथ जी बेटी को अपमान करते हैं, आइटम बोलते हैं, मुख्यमंत्री को नंगा भूखा बोलते हैं, नालायक बोलते हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा आम जनता के सामने आ दिया। उस बोल का, उस अपमान का, दलित का, उस बेटी के अपमान का बदला मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को आशीष देकर पूरा कर दिया। ये पूरा जो गेम चेंज हुआ, क्या ये सब बयानबाजी भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका? एक बात सुनो, मध्य प्रदेश का मतदाता समझता है कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व कौन अच्छा कर सकता है। उन्होंने देख लिया इन 15 महीनों में जो मध्य प्रदेश की दशा दुर्दशा हुई थी। किसान के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा, बेटी के साथ धोखा, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक के साथ धोखा, जो स्व सहायता समूह महिलाओं का था उनके साथ धोखा। बचा कौन था मध्य प्रदेश में? सबके साथ धोखा ही धोखा किया कांग्रेस ने। क्या अब कांग्रेस के और विधायक आपके संपर्क में, क्योंकि यहाँ से अब कांग्रेस के और ज़्यादा टूटने की भी संभावनाएं बहुत प्रबल हो चुकी है? आप इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, लंबी लाइन लगी है। सांवेर की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये जो उनका 4 बार का कर्ज, मैंने कहा ना कि मैं वहाँ का सेवक हूँ, उनका बेटा, उनका मित्र, उनका साथी हूँ और उनका एक परिवार का सदस्य। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और ये ऋण जीवन भर कभी नहीं उतार पाऊंगा। आपकी जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी? भाजपा के संगठन की, भारतीय जनता पार्टी की, योद्धाओं की थी। ये उनकी जीत है। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि एक भीतरघात की संभावना रहेगी, लेकिन परिणाम बता रहे हैं कि पूरी एकजुटता के साथ पूरा चुनाव लड़ा गया। जहाँ राजेश जी हों, सावंत जी हों, तुलसी सिलावट, देखा ना कैसा ये भाजपा में वो शक्ति है, जहाँ पर मुख्यमंत्री भी हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हों, कैलाश जी भी हों, रमेश जी भी हों, उषा जी भी हों, है कि नहीं, और मधु वर्मा जी भी हों, सुदर्शन गुप्ता जी भी हों, मालिनी गौड़ जी हों, महेंद्र जी हों, और जीतू जिराती जी, और हमारे शहर के अध्यक्ष जिसका नाम भी गौरव हो, काम भी गौरव जैसा है,
ये जिले के अध्यक्ष राजेश जी और गौरव जी, ये उनकी जीत है, पूरे भाजपा के संगठन की जीत है। मतलब अब पूरी तरीके से ये माना जाए कि जो फैसला लिया था वो आज सार्थक और सही साबित हुआ। मध्य प्रदेश की जनता ने निर्णय में मोहर लगा दी। जो हम लोगों ने निर्णय लिया था सिंधिया जी के नेतृत्व में, आज मोहर आम मध्य प्रदेश के आम नागरिकों ने उसको फैसले पर उचित निर्णय, सही निर्णय को साबित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कहीं देखना चाहेंगे मध्य प्रदेश की? वो तो मैं रोज़ देखता हूँ। तो ये है तुलसी सिलावट जो कि खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय बाद ये मौका मिला है। बेहद तनाव के बीच ये चुनाव के कैंपेन चला था, काफ़ी वार पलटवार हुए थे, राजनीतिक अलग अलग दिशाएं हमको देखने को मिली, लेकिन आखिरकार जिस तरह का निर्णय आया है उसके बाद में तुलसी सिलावट बेहद उत्साहित है और उसका श्रेय भी बीजेपी के संगठन को दे रहे हैं। कैमरा पर्सन नारायण जोशी के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजाना न्यूज़ इंदौर। आप देख रहे थे तुलसी सिलावट जी को, जो बिल्कुल भाजपा के रंग में रच बस गए हैं, भाजपा संगठन की जीत बता रहे हैं। सारे भाजपा के बड़े नेताओं का नाम गिना दिया, कांग्रेस पे आरोप लगा दिए। एक तरह से बदला हुआ तुलसी सिलावट का स्वरूप। लगता ही नहीं है कि ये व्यक्ति 6 महीने पहले कांग्रेस में था। बिल्कुल भाजपा का संगठन दक्ष आरएसएस की शाखा से निकला हुआ एक कार्यकर्ता तुलसी सिलावट दिखाई दे रहा है। और यही तुलसी सिलावट की खासियत है कि वो भारतीय जनता पार्टी में वैसे ही मिल गए जैसे दूध में शक्कर मिलती है। कीर्ति भाई, 2 बड़ी खबरें, 3 बड़ी खबरें मेरे पास है। पहली खबर तो ये कि सांची से प्रभुराम चौधरी चुनाव जीत गए, घोषणा होना बाकी है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि सुवासरा से हरदीप सिंह डंग चुनाव जीत गए हैं, घोषणा होना बाकी है। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि मांधाता से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। यानी हालात ये है कि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जैसे अभी बता रहे थे कि तुलसी सिलावट भी जीत गए हैं। तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है, 17 सीटों पर वो आगे है और कांग्रेस 6 पर। क्या पूरे चुनाव कैंपेन में आपने सोचा था कि कांग्रेस की इतनी दुर्दशा होगी? प्रतीक भाई, जैसा कि अभी मोघे जी ने कहा था कि मानधाता की स्थिति उन्होंने जब वहाँ देखा, आदिवासी वोटों को सुधार लिया, आदिवासी समाज के लोगों को जोड़ लिया, तो मैं मानधाता की जीत की बधाई वहाँ के मतदाताओं के साथ में मोघे जी की रणनीति को भी देना चाहता हूँ। सुवासरा का परिणाम इसलिए चौंकाने वाला मुझे लग रहा है क्योंकि डंग पिछले चुनाव में कांग्रेस से 350 मतों से जीते तो बहुत विरोध हुआ था। पूरा चुनाव में जगह जगह उनको जवाब देना पड़ा था, काले झंडे दिखाए जा रहे थे, महिलाओं ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए, भागना पड़ा जी। उसके बाद भी यदि सुवासरा में डंग की जीत हुई है तो ये बीजेपी के संगठन की कार्यकर्ताओं की जीत तो है ही सही, उससे ज़्यादा वहाँ के मतदाताओं का बीजेपी के प्रति विश्वास लगता है मुझे। उनको ये लगता है, हालांकि डंग का विरोध खूब हुआ, लेकिन आप देखें कि चुनाव जब 28 सीटों का डिक्लेयर हुए थे तभी माना जा रहा था कि बीजेपी को सीटें जीतने के लिए उतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी जितने के लोहे के चने अकेले कमलनाथ को चबाना पड़े। तो बीजेपी को 8 या 9 सीटें चाहिए थी। तो आम मतदाता में एक भावना हो जाती कि भाई अब जब ये सरकार बन ही रही है फिर से, तो फिर अभी डंग हो या मानदाता में नारायण पटेल हो या सुवासरा वाला डंग जिसका विरोध हुआ वो हो, तो इनको जिताने में क्या अर्ज। जब मंत्री पहले बने हुए हैं तो ये फिर से मंत्री बन जाएंगे तो हमें एक साथ 2 फायदे मिलेंगे। विधायक भी बीजेपी का, मंत्री बन गया तो हमारे क्षेत्र की तरक्की भी होगी। और बीजेपी प्रदेश में तो सत्ता में है ही सही, शिवराज सिंह के कामकाज पे भी एक तरह से मोहर लगी है 15 महीने और 15 साल के कामकाज पे। तो निश्चित रूप से ये बीजेपी संगठन की और बीजेपी की एकजुटता की जीत है। और जो विधायक बीजेपी में गए कांग्रेस से, उनसे जुड़े जो कार्यकर्ता हैं उनका भी माइंडसेट चेंज हुआ और ये दोहरी जो शक्ति बनी उसके कारण मध्य प्रदेश की 21 सीटों पर बीजेपी लगभग जीत की ओर ही आगे चल रही है। और बाकी जो 7 सीटें हैं तो ये इन 7 सीटों पर से क्या परिणाम आएगा, लेकिन फिर भी मैं कमलनाथ जी के साहस की प्रशंसा करता हूँ। उनका आत्मविश्वास कि हम तो 28 सीटें ही जीत रहे हैं, ये ऐसा आत्मविश्वास बहुत कम देखने को मिलता है कांग्रेस में। कम से कम मैं इसे अति आत्मविश्वास कहता हूँ। हाँ, आप अति आत्मविश्वास कहते हैं, लेकिन मैं इसे आत्मविश्वास इसलिए कहता हूँ कि आप देखिए कि इस चुनाव में कांतिलाल भूरिया नहीं, सुरेश पचौरी नहीं, दिग्विजय सिंह के पैर बांध रखे थे वो नहीं, अरुण यादव एक आधी सीट पर सक्रिय रहे, 2 सीटों पे थे हैं, अजय सिंह उनके इलाकों में 2-1 सीटों पर सक्रिय रहे। तो कुल मिला के पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का किला कमलनाथ लड़ा रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए थे, चुनाव समिति भी उन्हीं के जिम्मे थी, टिकट तय करना भी उनके जिम्मे था। तो इस हिसाब से कांग्रेस
इन 28 सीटों में से जितनी भी सीटों पे जीतती है वो कांग्रेस से ज़्यादा कमलनाथ की जीत होगी, इसलिए मैं कमलनाथ को आत्मविश्वास से लबरेज नेता मानता हूँ। मोदी जी, अगर हम बात करें कि जिस तरह से चुनाव ये जीत रहे हैं, आपकी बढ़त बन रही है जिस तरह से, और उसमें कहीं ना कहीं तुलसी सिलावट को सुन रहे थे, वो संगठन की बात कर रहे थे, तो कितना आप हरदीप सिंह डंग की अगर मैं बात करूं, हरदीप सिंह डंग के खिलाफ जो चुनाव हारे थे पिछला, राधेश्याम पाटीदार 350 वोट से, आपने उनको चुनाव प्रभारी बनाया, हरदीप सिंह डंग को जिताने की जिम्मेदारी आपने उनको दी। राजेश सोनकर जो चुनाव हारे तुलसी सिलावट से 2900 वोट से, आपने उनको चुनाव प्रभारी बनाया, जिलाध्यक्ष बना के चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उनको दी। इसी तरीके से आपने जो पुराने लोग थे जो कहीं ना कहीं नाराज थे, चाहे वो मानधाता में हो चाहे नेपा नगर में हो, वहां आपने उस हारे हुए उम्मीदवार को संगठन ने जिम्मेदारी दी कि आपको ही चुनाव जिताना है। ये संगठन की ताकत है या विचारधारा की ताकत है या आपके पीछे जो आरएसएस का डंडा रहता है, ये उस डंडे का कमाल है? देखिए, डंडे से कभी कोई मन नहीं बदला जाता, मन तो भावना से बदलता है। और इस समय जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि लोगों का ये मन था, भावना थी, और जो संगठनात्मक ढांचा था, तो लगभग कई जगह कांग्रेस तो बहुत बाद में अपने कैंडिडेटों को डिक्लेयर कर पाई। तो लंबा समय भारतीय जनता पार्टी को मार्च के बाद से अप्रैल महीने से बीजेपी ने अपनी रणनीति, अपनी कार्यशैली और अपना काम प्रारंभ कर दिया था। और संगठनात्मक ढांचा ठीक होने के कारण बिल्कुल बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को सक्रिय करने में हम सफल हुए। लगातार 4 महीने तक ही हमारे कार्यक्रम नीचे के स्तर पर चलते रहे, और इसलिए एकजुटता के साथ में संगठन की ताकत के ऊपर ये चुनाव लड़ा गया और उसका परिणाम है। जहाँ तक शुरुआत में कुछ बातें थी कि बाहर से लोग आए हुए जो हमारे खिलाफ आज तक लड़ते रहे, उनके लिए काम करना है, मगर जब हमारे वरिष्ठ लोगों ने ये बात उनके सामने रखी कि आज आवश्यकता है सरकार भारतीय जनता पार्टी की हमको बनाना है, तो मैं समझता हूँ वो मरो मालिनी ने छोड़ के पूरी ताकत के साथ में बूथ स्तर से लगा के ऊपर के स्तर तक कार्यकर्ता लगा। और आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई अपवाद स्वरूप छोड़ के कि कहीं कोई सेबोटेज की या कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसी शिकायत कहीं पे भी आई हो। मोदी जी, मैं एक बहुत साधारण सवाल आपसे करना चाहता हूँ, और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी ये सवाल करना चाहता है कि भाई सावेर में अब राजेश सोनकर या सावन सोनकर का क्या भविष्य? तुलसी सिलावट आ गए हैं, इतने बड़े वोटों से जीत गए हैं। सुभाषरा में राधेश्याम पाटीदार का या दूसरे आपके जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या भविष्य? सांची में गौरीशंकर और मुदित का क्या भविष्य? तमाम ललिता यादव का क्या भविष्य बड़ा महलहरा में? ऐसे तमाम लोग, सतीश सिकरवार छोड़ के चले गए क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा, हालांकि वो चुनाव हार रहे हैं सतीश सिकरवार। तो ये तमाम लोग, चाहे वो लाल सिंह आर्य हों, ये लोग जो 22 सीटों पर भाजपा के चेहरे हुआ करते थे, इनका भविष्य क्या है? पार्टी इनके बारे में क्या सोच रही है? इनको किस तरह से आप राजेश सोनकर को, सावन को एडजस्ट करेंगे? किस तरह से राधेश्याम पाटीदार को एडजस्ट करेंगे? किस तरह से आप मानधाता में तोमर जो हैं उनको आप एडजस्ट करेंगे, नरेंद्र सिंह को? नहीं, देखिए, ऐसा है कि राजनीति में अवसर कोई सीमित नहीं है, विभिन्न प्रकार के अवसर आते हैं, और जो पार्टी के साथ में खड़े रहे, पार्टी के लिए समर्पित है, निश्चित रूप से उनकी आवश्यकता पार्टी को भी है। पार्टी निश्चित उनका आगे विचार करेगी, और एक विधायकी यानी सब कुछ नहीं होती, तो अन्य जो अवसर आएंगे उसके ऊपर उनका ध्यान रखा जाएगा और उनको अवसर मिलेगा। पार्टी इनको पुरस्कार देगी, मंजू दादू को, नरेंद्र सिंह को, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि जिन लोगों की भूमिका बहुत अच्छी इस चुनाव के अंदर रही, और कई लोग तो ऐसे रहे कि जो चुनाव लड़े थे हार गए थे और अभी उन्होंने पूरी ताकत के साथ में काम किया है। निश्चित आगे जो अन्य चुनाव आएंगे, अन्य वो अवसर आएंगे, उसके ऊपर उनका ध्यान रखा जाए। कीर्ति भाई, क्या परिवर्तन आप कांग्रेस में देखेंगे? कांग्रेस को क्या चेंज करना चाहिए? मध्य प्रदेश में देखिए, आप कमलनाथ बहुत लंबा बोझा लेके चल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार भी वही थे, तो क्या अब मध्य प्रदेश में एक नई लीडरशिप की जरूरत है कांग्रेस में? दरअसल ये बदलाव तभी हो जाना था जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, और ये बदलाव हो जाता तो शायद सरकार इतना गिरती। चुनाव की स्थिति नहीं आती। जाहिर है कि फिर सिंधिया जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते,
तो ये चुनाव की स्थिति नहीं आती। लेकिन मध्य प्रदेश में चूँकि पिछला विधानसभा चुनाव भी कमलनाथ जी की जेब के आधार पर लड़ा गया था, इसलिए उनको सारी जिम्मेदारी सौंपना केंद्रीय संगठन की भी मजबूरी हो गई। और ऐसी स्थिति में मजबूरी हो गई, अब सिंधिया जी पे भरोसा था, वो चले गए, और दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा का चुनाव जरूर जीत गए, लेकिन लोकसभा में जो उनका भोपाल में हाल हुआ 3.5 लाख वोट, 3.5 लाख, और उसके बाद में उन पे जो बंटाढार वाला एक ठप्पा बीजेपी का बहुत भारी पड़ रहा है, इसलिए उनको मैदान में इस उपचुनाव में लाया नहीं गया। तो कमलनाथ जी ने सारा जंग लड़ी। कमलनाथ जी का परफॉर्मेंस 5, 6, 7 जितनी भी सीटें आएंगी उससे तय हो जाएगा। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस में व्यापक तौर पर बदलाव की ज़रूरत है। दलितों को जोड़ना है, आदिवासियों को जोड़ना है। जिन इलाकों से सारे मंत्री जीते उन इलाकों में अब बीजेपी को, कांग्रेस को नया लीडरशिप खड़ी करना पड़ेगा। जितनी मजबूती मिली है उसके मुकाबले कांग्रेस को नई लीडरशिप करने में इसलिए परेशानी आएगी कि जैसा सुहासरा में राधेश्याम पाटीदार को जिम्मेदारी सौंपती। कांग्रेस ने इस बार जो चुनाव लड़ा वो अपनी शक्ति तो उसने कम लगाई, उससे ज़्यादा उसकी शक्ति इस बात पे थी कि बीजेपी में नाराज कौन कौन चल रहा है उसको नाराज करने वालों को साथ में रख ले, चाहे फिर वो गौरीशंकर सेजवार हो या बाकी बदनावर में कितनी बड़ी लीड। देखिए मैं रोकना चाहूंगा कीर्ति भाई, देखिए सांची में 46,000 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रभुराम। इतना तो वो चुनाव तब नहीं जीते थे जब कांग्रेस में थे। इसी तरह से तुलसी सिलावट रिकॉर्ड बनाएंगे, और इसी तरह से हरदीप सिंह डंग रिकॉर्ड बनाएंगे। लीड की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी लीड से जो है पार्टी चुनाव जीत रही है। मोगे जी, एक बात मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि देखिए आप चंबल संभाग, वहां भारतीय जनता पार्टी आगे है, मालवा भारतीय जनता पार्टी आगे है, निमाड़ की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, बुंदेलखंड की एक सीट पर चुनाव है वहां भारतीय जनता पार्टी आगे है, और विंध्य क्षेत्र अगर हम माने शहडोल तो विंध्य क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो पूरा मध्य प्रदेश इस तरह से कवर होता है, और पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे जा रही है, उसको आप किस रूप से देखते हैं कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णिम काल का समय आ गया है कि वो और ज्यादा अपने आप को मजबूत करके और अगला जो चुनाव होगा आम उपचुनाव उसमें वो उमा भारती वाले रिकॉर्ड को तोड़ दे? निश्चित रूप से जनता ने जिस प्रकार का भरोसा ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा ये दायित्व बनता है कि उन्होंने जो विश्वास किया है उस विश्वास के ऊपर हम खरे उतरें, और जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करने में सरकार काम करे। इस विश्वास के साथ ही लोगों ने हमको चुना है, तो यह उस विश्वास को बनाए रखना ये हमारा दायित्व है, हमारी जवाबदारी है। कमलनाथ जिस तरह से चुनाव में कीर्ति भाई कॉन्फिडेंस उनका दिख रहा था, 28 सीट जीत जाएंगे, 15 सीट 18 सीट भी अगर हमने जीत ली तो हम सरकार नहीं चलाने देंगे, सरकार गिरा देंगे। बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं बीजेपी के, बीजेपी मिल भी रहे, कल उन्होंने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। ये जो कल विधायक दल की बैठक होने जा रही है, इसका नज़रिया क्या रहेगा? क्या ये विधायक दल कमलनाथ में विश्वास व्यक्त करेगा या विधायक दल खड़े होकर उनसे सवाल करेगा और इस हार की जिम्मेदारी लेने को कहेगा? प्रतीक भाई, ये जो विधायक दल की बैठक है ये रुदाली हो जाएगी। रुदाली मतलब सब आपस में रोना धोना करेंगे, और हार का ठीकरा अंततः कमलनाथ के माथे पर ही फूटना है। और कमलनाथ के माथे पर हार का ठीकरा फूटने के बाद में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े पैमाने पे बदलाव नज़र आ रहा है। और इस बदलाव को आपने और हमने देखा कि मतगणना के 1 दिन 2 दिन पहले से ही बीजेपी ने भोपाल में बैठक बुलाना शुरू कर दी थी, उन जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ में, चुनाव संचालकों के साथ में। कांग्रेस ये मानती रही कि ये निश्चित रूप से बीजेपी हार रही है इसलिए बैठक बुलाई जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके जब परिणाम बैठक के सामने आए, गौरीशंकर सेजवार और मुदीर पर जिस तरह से कार्रवाई की गई, तो ये बीजेपी का आत्मविश्वास था, उसको पक्का भरोसा हो गया था कि हम 20 से ज़्यादा सीटों पर जीत रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव परिणाम के पहले कार्रवाई करना शुरू कर दी। गजराज से करवा। पर कीर्ति भाई, मैं ये सवाल भी आपसे करना चाहूँगा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीत भी रहे हैं 6, आप उनमें देखिए वो सारे आयातित उम्मीदवार हैं जो बसपा से आए, चाहे वो सखवार हो, चाहे वो बसपा से आए, चाहे वो मेवाराम जाटव हो वो बसपा से आए,
चाहे वो भांडेर वाले तो पीछे हो गए हैं पीछे हो बरैया गए जी, चाहे वो परागीराग जाटव हो करेरा से वो जीत रहे हैं, वो बसपा से आए हैं। सुमावली के अंदर जो जीत रहे हैं अजब सिंह कुशवाहा वो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। तो जो 6 उम्मीदवार इसमें से मैं समझता हूँ कि 6 जो कांग्रेस के लीड कर रहे हैं उसमें से 4 या 5 उम्मीदवार तो वो हैं जो बहुजन समाजवादी पार्टी से आए हैं। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि कांग्रेस की लीडरशिप बिल्कुल मध्य प्रदेश में खत्म हो चुकी है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो चुकी है और नए खून को अब मौका इनको देना ही पड़ेगा। 70 साल पार कर चुके बड़े बड़े जितने नेता हैं, ये अब जैसा बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल है ऐसे मार्गदर्शक मंडल में ये आशीर्वाद देने की मुद्रा में इनको बैठना पड़ेगा। और नया खून, जैसा कि बिहार में माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव के साथ में सरकार बन जाएगी, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं हाँ, मुस्लिम यादव और यूथ जी। तो जिस तरह से लालू यादव और राबड़ी देवी को अलग करके तेजस्वी यादव ने अपने परफॉर्मेंस से 100 से ज़्यादा सीटों पे बढ़त हासिल की है, वो ये बता रहा है कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का आम मतदाता जिसमें युवाओं का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, उनकी बात सुनी जाए, उनकी समस्याओं का हल किया जाए और उनके नज़रिए से सरकार की नीतियां बने। इस दिशा में अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को काम करना होगा, तभी वो आ सकती है, फिर से सत्ता में प्रयास आने का कर सकती है। वरना ये होगा कि बीजेपी जो अभी बीजेपी के नाम से जानी जा रही है वो कांग्रेस वाली बीजेपी हो जाएगी। बाकी जो लोग हैं वो भी दौड़ दौड़ के बीजेपी में शामिल होंगे। मोगे जी, ये कीर्ति भाई ने बहुत बढ़िया सवाल उठाया और आपके बहुत सारे जो आपकी एक अलग से टीम है जो तोड़फोड़ करती है, अरविंद भदौरिया, भूपेंद्र सिंह, ये टीम का काम चल ही रहा था 4-5 दिन से। उनसे लोग मिलने भी गए, रामबाई से मिलने भूपेंद्र सिंह गए, 3 कांग्रेस के विधायक अरविंद सिंह भदौरिया से मिले। तो क्या अब तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप 125-126 हो जाएंगे, क्या फिर भी कुछ कांग्रेसी आना चाह रहे हैं, उनको लाएंगे आप? लाने की तैयारी है? नहीं, देखिए, हम राजनीतिक दल हैं, जो आएगा उसका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। और आने के बाद में वो हमारे कल्चर के साथ में सेट हो। नहीं, आता कहाँ है, आप तो खरीदते हो, बुला लेते हो। नहीं, ये जो है ये तो अपनी गलती छुपाने के लिए बीजेपी के ऊपर मढ़ा गया आरोप है। देखिए, जो 22 लोग उन्हें कांग्रेस छोड़ी, विधायकी से त्यागपत्र दिया, उसमें ज़्यादातर जीत गए, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय किया क्यों। बीजेपी ने तो कल्पना भी नहीं की थी कि कमलनाथ जी की सरकार इस ढंग से गिर जाएगी। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये घटनाक्रम क्यों हुआ, दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने की बजाय। मोगे जी, उनका जो बीजेपी कांग्रेस छोड़ना था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति पहली निष्ठा थी, व्यक्तिवाद। हाँ, बीजेपी बाद में ही उसमें, तो वो अपने नेता के साथ में आए, ना कि बीजेपी से मोहित होकर आए। नहीं, देखिए, हमारे साथ में आए, वो आने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, उसमें अलग अलग सोचा जा सकता है, किंतु भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो भी रीति नीति है उसके साथ में उनको चलाना ही हमारा दायित्व है और हम उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और आपने अभी चुनाव में भी देखा होगा कि जितने ये बाहर के भी लोग आए वो सामंजस्य के साथ में चुनाव लड़ें, इसके लिए हर स्तर से हमारे यहाँ प्रयत्न हुआ और आगे भी वो हमारी रीति नीति के ऊपर चले, उसके लिए प्रयत्न होगा। वो आए हैं निश्चित रूप से हमारे साथ। और ताज़ी खबर ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर आगे हो गई है, 5 सीटों पर 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और मोगे जी जब हमारे साथ अब इस स्टूडियो में मौजूद थे हमारी चैनल के साथ, तब मोगे जी ने जो आंकड़ा दिया था, उन्होंने कहा था कि 20 सीट तो हम हालत में जीत रहे हैं, लेकिन हमारी सीटें 22-23 तक जा सकती है, क्योंकि हम 2-3 सीटों के लिए पर हमारा बराबरी का मुकाबला चल रहा है। पीसीसी दफ्तर में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में अभी तक कमलनाथ जी बैठे हुए, तो अब घर जाएंगे। घर जाने के अलावा अब रास्ता की भी क्या बचा है? घर ही जाना है, जनता चिंतन करना है। जनता ने उनको घर ही भेज दिया। मोगे जी, आप ज्योतिष हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं या संगठन करता है, क्या है? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक व्यक्ति का पहला काम है कि वो जनता के बीच में रहे, और मैं हर आम आदमी से मिलता हूँ और उसकी जो भावना रहती है, मैं समझता हूँ कि वो सच्चा विश्लेषण होता है। और उस भावना की अगर राजनीतिक नेता कदर करें
तो शायद राजनीतिक दल के कार्य में भी सुधार हो सकता है, राजनीतिक पार्टी की बढ़त भी उसमें से मिलेगी और लोगों का हमको समर्थन भी मिलेगा। अब क्या शिवराज ज़्यादा स्वतंत्रता से, ज़्यादा सहज होकर, ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में जाकर काम कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक उनके ऊपर सिंधिया का बड़ा दबाव था लेकिन अब आपके खुद के काडर के भी विधायक इतने हो गए जो बहुमत के करीब हैं। क्या सिंधिया का दबाव जो था शिवराज पे वो हटेगा? नहीं, देखिए, हमारे काम की पद्धति नहीं है और वो हमारे साथ में आए हैं। जो सरकार चलेगी उस सरकार में उनकी भी जो सोच होगी, उनके भी जो सुझाव होंगे, उसका सम्मान किया जाएगा। और अकेला व्यक्ति बीजेपी में कोई भी सरकार चलाए, ये ट्रेंड नहीं है और इसलिए जो बीजेपी की टीम है उसके माध्यम से ही शिवराज जी भी काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शिवराज जी बढ़िया काम करेंगे क्योंकि ये जनमत जो आया है वो निश्चित रूप से इस बात के लिए आया है कि शिवराज और ज़्यादा मेहनत से काम करें और ज़्यादा करें, क्योंकि अब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की और बढ़ गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस जीत के बाद क्या परिवर्तन आएगा? राणा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। कांग्रेस का तो आपने जिक्र किया कि परिवर्तन करना चाहिए, सोचना चाहिए, कल विधायक दल की बैठक भी है, लेकिन बीजेपी में क्या परिवर्तन आएगा? शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जीत मिली ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन ये जीत तोड़फोड़ वाली जीत भी कहना चाहिए। तोड़फोड़ वाली इस मायने में कि जिस तरह से वी.डी. शर्मा जी ने मेहनत की, जिस तरह से भदौरिया जी ने मेहनत की, जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह ने, कैलाश विजयवर्गीय ने मेहनत की, तो ये मेहनत तोड़फोड़ वाली मेहनत थी। और इसमें कुछ नेता ऐसे भी थे जो शिवराज सिंह जी को पसंद नहीं करते या शिवराज सिंह जिनको पसंद नहीं करते। मध्य प्रदेश में अब जबकि एक स्टेबल बीजेपी गवर्नमेंट बनती नज़र आ रही है, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है जिसका कि मैं मोगे जी से भी समाधान चाहूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 10 तारीख के बाद में 1 महीने 2 महीने बाद शिवराज सिंह जी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, मध्य प्रदेश में अरविंद सिंह भदौरिया, वी.डी. शर्मा या नरेंद्र सिंह तोमर या कोई और, फिर से कहीं कोई नई चेंज तो नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में सीएम लेवल पर? मेरी जिज्ञासा है। मोगे जी, इस सवाल का जवाब तो आप ही दे पाएंगे। आप संगठन मंत्री रहे बरसों और आपने मुख्यमंत्री तय किए हैं एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, ये तो ऐसा है कि आज उस बारे में कुछ भी कहना कठिन है, क्योंकि ये नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का काम है और आवश्यकता अनुसार ये निर्णय किए जाते हैं। आज उसमें ये एकदम ऐसा कुछ होगा ऐसा मेरे को नहीं लगता, इसलिए कि अभी जिस ढंग से जीत हुई है उसमें पहला हमारा काम है कि हम आने वाले वर्ष भर के अंदर जनता की अपेक्षाओं के ऊपर और जो हमने उसमें वादे किए उनको पूरा करने में पूरी ताकत संगठन भी लगाए और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम भी लगाए। बहुत धन्यवाद कृष्ण मुरारी मोगे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों से बात की। धन्यवाद की थी राणा जी, आपने बहुत ही अनूठी बातें यहाँ पर की हैं और एक नया हमको विचार दिया है, खासतौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आपने जो विश्लेषण किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कृष्ण मुरारी मोगे को, जिनकी भविष्यवाणी पूरी तरह से 100% सही साबित हो रही है। और मोगे जी कह रहे हैं कि वो कोई ज्योतिषी नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते उन्हें ये भान हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 20 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। और यही बात उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर न्यूज़ से की थी। डिजाइनर न्यूज़ आपको सबसे आगे रखता है, सबसे पहले रखता है और आपको पल पल की खबर बताता है, बताता रहेगा। और इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नए अपडेट के साथ, क्योंकि 28 उपचुनाव क्षेत्रों में हमारे 56 मतदाता आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स दे रहे हैं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। धन्यवाद।